नमस्कार साथियों, परीक्षा वाटिका में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी हम लोग आरबीआई टॉपिक को कवर कर रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने आरबीआई की पृष्ठभूमि को जाना, उसके स्थापना के बारे में जाना। इसी क्रम में उसके संरचना यानी आरबीआई की संरचना के क्रम में आरबीआई अधिनियम 1934 के मुख्य धाराओं पर विशेष चर्चा की गई थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए आरबीआई के कार्यों को देख रहे थे। आरबीआई के कार्यों को देखते हुए हम लोगों ने वीडियो को अंत किया था। वीडियो को अंत जब किया था हम लोगों ने, तब हम लोग देख रहे थे कि आरबीआई अपने मौद्रिक नीति में साख नियंत्रण के लिए उपकरणों का उपयोग करता है जो मात्रात्मक और गुणात्मक होते हैं। तो आज हम लोग ये मात्रात्मक और गुणात्मक आखिर होते क्या हैं इसको जानेंगे। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने अंत किया था। आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि आरबीआई जो है साख नियंत्रण का कार्य करता है, ना कि साख सृजन का। साख सृजन का कार्य बैंक द्वारा किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे आरबीआई साख नियंत्रण का कार्य जो है दो तरीके से, मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके से करती है। मात्रात्मक इसमें क्या है, तीन तरीके। पहला है बैंक दर, दूसरा खुले बाजार की क्रिया यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा अनुपातिक कोष प्रणाली। देखते हैं पहले बैंक दर को। बैंक दर एमसीएलआर के द्वारा एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पर किया जाता है। खुले बाजार की क्रिया है दो तरह से, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। हम लोग आगे देखेंगे रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है। इसमें सीमांत सुविधा दर होता है यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके तहत ऑपरेशनल ट्विस्ट और एलटीआरओ अभी चलाया जा रहा है। और रिवर्स रेपो दर, इन दोनों को मिलाकर तरलता समायोजित सुविधा किया जाता है। अनुपातिक कोष प्रणाली, अनुपातिक कोष प्रणाली है। इसके तहत सीआरआर और एसएलआर यानी सीआरआर नगद कोष अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी सांविधिक तरलता अनुपात। इसके बाद हम लोग गुणात्मक देख रहे थे। गुणात्मक में चयनात्मक साख नियंत्रण और साख की राशनि, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही, इन सभी आयामों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। पहले हम लोग अनुपातिक कोष प्रणाली यानी अनुपातिक कोष प्रणाली को यानी वीआरएस वेरिएबल रिजर्व सिस्टम को देखेंगे। वेरिएबल रिजर्व सिस्टम को देखेंगे। इसमें क्या है देखते हैं। सभी बैंक निश्चित मात्रा में रिजर्व रखते हैं। सभी बैंक जो है निश्चित मात्रा में रिजर्व रखते हैं। यह रिजर्व या तो बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखते हैं या अनिवार्य रूप से स्वयं के पास रखते हैं। दो टर्म है, या तो आरबीआई के पास रखते हैं या स्वयं के पास रखते हैं। जब बैंक रिजर्व को अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखते हैं तो इसे सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, तथा बैंक जब रिजर्व को अनिवार्य रूप से स्वयं के पास रखते हैं तो उसे एसएलआर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीआरआर क्या है पहले देख लेते हैं। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, पहले कैश रिजर्व रेशियो को जानने से पहले हम लोग देख लेंगे जीडीटीएल यानी ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटी यानी सकल मांग सावधि देयता। ग्रॉस यानी कुल, डिमांड यानी चालू खाता या बचत खाता डिमांड होता है। टाइम, टाइम दो प्रकार, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता यानी जिसको हम लोग एफडी बोलते हैं, और ये आरडी यानी एफडी अकाउंट आरडी अकाउंट जानते होंगे, आम भाषा में बोला जाता है। लायबिलिटी देयता होता है। अब देखते हैं कि ये देयता क्या होता है और मांग क्या होता है। देयता के बारे में जानते हैं हम लोग। इस बॉक्स को ध्यान से आप लोग अभी देखेंगे। देयता, बैंक जो है दो काम करता है, आपको बताया गया था। पहला जमा स्वीकार करता है, दूसरा उधार देने का काम करता है। बैंक दो काम करता है, कौन कौन सा? जमा स्वीकार करता है और उधार देता है। बैंक जब जमा स्वीकार करता है तो उस पर ब्याज चुकाता है आम लोगों को। जब बैंक आम लोगों, जिसे हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक हमको ब्याज देता है। तो बैंक चूँकि हमको ब्याज देता है तो बैंक को जो है देना पड़ता है, इसलिए वो देयता हो गया। बैंक जब उधार देता है यानी आपको लोन देता है, आम लोग जिसे हम लोग लोन लेते हैं, तो बैंक लोन देता है तो उस पर उसे ब्याज मिलता है। ठीक है, तो जब ब्याज मिलता है तो उसके पास संपत्ति बढ़ता है, इसलिए वो एसेट हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो वीडियो के एक बार पुनः बैक करके देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
बैंक के लिए जमा उसकी देयता होती है, क्योंकि बैंक को अपने जमा पर ब्याज चुकाना होता है। आपको समझा चुके हैं, फिर से एक बार समझ ही लीजिए आप लोग। बैंक के लिए उधार या अग्रिम संपत्ति होती है, क्योंकि बैंक को अपने उधार पर ब्याज की प्राप्ति होती है। ये बात भी आपको समझा चुके हैं। आगे देखते हैं। बैंक जमा स्वीकार करने के लिए 5 प्रकार की खाते की सुविधा देता है। 5 प्रकार। ये कौन कौन से खाते हैं यहाँ देखते हैं हम लोग एक बार। चालू खाता यानी करंट अकाउंट, बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, जनधन खाता यानी जनधन अकाउंट। ये तीनों जो है ये क्या है, मांग जमा है, यानी मांग जमा। और सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता है ये जो, ये दोनों है, ये सावधि जमा है, यानी एफडी और आरडी। एफडी होता है कि जैसे कि जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या होता है, बैंक नॉर्मली आपको उसमें अकाउंट में पैसे रखने होते हैं। सावधि जमा खाता फिक्स डिपॉजिट जो होता है, जिसमें बैंक पहले ही ब्याज दर निर्धारित कर देता है उस पर, उसके बाद उसी रेट पर आपको ब्याज मिलते रहेगा। आवर्ती जमा जो है रेकरिंग डिपॉजिट ठीक इसी तरह होता है एफडी की तरह ही, बस दोनों में फ़र्क इतना होता है कि एफडी में जो है कि बैंक जब आपको ब्याज देती है और आरडी में जब ब्याज देती है बैंक आपको, तो उसमें ब्याज तो समान मिलता है, लेकिन जब आप डिपॉजिट करेंगे यानी पैसा डालेंगे अकाउंट में, तब क्या है कि एफडी में आपको एक ही बार रुपए डालना होगा, जबकि आरडी में आप प्रत्येक तिमाही, प्रत्येक मंथ इस तरह से जमा किया जाता है। हम लोग देख ही लेते हैं आगे। चालू खाता यानी करंट अकाउंट। यह खाता जो है सामान्यतः कंपनी या फर्म द्वारा खोला जाता है। इस खाते में धन के जमा करने और धन निकासी में कोई प्रतिबंध नहीं होता है, यानी किसी कभी भी कितना भी रुपए निकालना हो आप निकाल सकते हैं। बैंक चालू खाते के जमा पर कोई भी ब्याज नहीं देता है। जो करंट अकाउंट है उस पर कोई भी ब्याज बैंक द्वारा नहीं दिया जाता है। यह है बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। आम जनता सामान्य बैंक में बचत खाता खुलवाती है। बचत खाते में जमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, किंतु धन निकासी पर निश्चित प्रतिबंध होता है, यानी जमा आप कितना भी करें कोई प्रतिबंध नहीं है, जमा कोई भी कर सकता है। लेकिन धन निकासी है उस पर प्रतिबंध होता है कि आप, जैसे बैंक इस पर सालाना लगभग 3 से 4% ब्याज देती है। जमा करने पर क्या होता है कि कोई जमा कर दे, निकासी पे क्या होता है कोई भी नहीं निकाल सकता है। अब तो सुविधाएं अनेक सारे हो गई हैं एटीएम के बारे में, और भी यूपीआई माध्यम है, आगे देखेंगे हम लोग। बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस का होना आवश्यक होता है। जैसे कुछ खातों को छोड़कर, जैसे स्टूडेंट खाता, सैलरी खाता इत्यादि, ये सब जो है ये इसके अपवाद हैं। आगे बढ़ते हैं। जनधन खाता। जनधन खाता जो है मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद खुलवाया गया था 2014 में। देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014 में सरकार ने जनधन योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत गरीब लोगों के बैंक खाते को शून्य बैलेंस के तहत खोला गया। इस खाते की, जनधन खाता जो, इसकी विशेषता क्या है इसको जान लेते हैं हम लोग। जनधन खाते की विशेषताओं को जान लेते हैं। इसमें न्यूनतम बैलेंस जीरो होता है, यानी शून्य होता है। इसे केवल एक प्रमाण पत्र के द्वारा खोला जा सकता है। आधार कार्ड लेके जाइए और अकाउंट आपका खुल जाएगा। इस खाते पर सरकार 30,000 रुपये तक का बीमा देती है। 30,000 रुपये तक का बीमा देती है। इस खाते पर बैंक रुपए डेबिट कार्ड जारी करती है, जिस पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इस खाते में एक वर्ष में 50,000 से ज़्यादा जमा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है इस खाते में अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट क्या है आगे जानेंगे, बस वीडियो को देखते रहें आप लोग लास्ट तक। वीडियो को शेयर भी करें आप लोग, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत जो है खाता धारक को शून्य बैलेंस होते हुए भी, ये ओवरड्राफ्ट है, इसके तहत बैंक से 10,000 प्राप्त करने की अनुमति है। खाता धारक को किसके रूप में, उधार के रूप में ले सकती है। आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, फिर भी 10,000 लेने की अनुमति है, लेकिन बैंक के अनुसार लेना पड़ेगा आपको। ठीक। सावधि जमा खाता क्या होता है, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, सॉरी। ये जो खाता है निश्चित समय अवधि के लिए खोला जाता है। इसमें एक मुश्त राशि जमा किया जाता है।
बैंक इस खाते में बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज देता है। जो बचत खाता है सेविंग अकाउंट, उस पर 3 से 8% होता है। इसमें मिनिमम 6 से अधिकतम 7 से 8% तक अभी वर्तमान में दिया जा रहा है हर एक बैंक। उसके बाद आवर्ती जमा खाता, यह खाता भी निश्चित समयावधि के लिए खोला जाता है, जो आपको बता भी चुके हैं 2-3 मिनट पहले। इसमें एक मुश्त राशि नहीं जमा किया जाता है, बल्कि निश्चित समय अंतराल में पैसा जमा किया जाता है, जैसे हर 3 महीना, हर 2 महीना या हर महीना। आवर्ती जमा खाता में ब्याज सावधि जमा के बराबर ही मिलता है, यानी फिक्स डिपॉजिट के बराबर ही आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट में अमाउंट आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसमें देखते हैं सावधि जमा जो है के बारे, ये जो है क्या है, तरलता की दृष्टि सबसे पहले अधिक से कम चालू खाता, आवर्ती खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता। क्या है, अधिक से कम की ओर, पहले चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, फिर सावधि जमा खाता। ठीक, अब देखते हैं हम लोग ये जीडीटीएल क्या है। ठीक है, जीडीटीएल आगे देखेंगे। जीडीटीएल फुल फॉर्म भी जानेंगे। जीडीटीएल बराबर होता है बैंकों का कुल मांग जमा बैंकों का कुल सावधि जमा प्लस ब्याज। जीडीटीएल की गणना हर बैंक जो है हर 14 दिन में शुक्रवार से शुक्रवार करती है। शुक्रवार से शुक्रवार जीडीटीएल की गणना बैंक द्वारा की जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सीए 20 करोड़ है, ऐसे 12 करोड़, जनधन, आप सीए ऐसे समझ रहे हैं ना, सीए करंट अकाउंट, ऐसे सेविंग अकाउंट, जनधन अकाउंट, इस तरह एफडी, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। कुल ब्याज हो गया 1 करोड़। कैसे हुआ, आपको यहाँ फॉर्मूला बताया गया है जीडीटीएल का, आप लोग एक बार देख लेंगे फिर से। बैंकों का कुल मांग जमा, बैंकों का कुल सावधि जमा प्लस ब्याज, बैंकों का कुल मांग जमा, सावधि जमा प्लस ब्याज जो होता है, सब मिला करके जीडीटीएल की गणना की जाती है। अब हम लोग देखते हैं एनडीटीएल क्या है। एनडीटीएल के बारे में जानेंगे, यानी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, निवल मांग सावधि देयता। एनडीटीएल का फॉर्मूला होता है जीडीटीएल माइनस धन निकासी। एग्जाम्पल, माना कि जीडीटीएल 50 करोड़ है, धन निकासी 10 करोड़ है। इसकी गणना किस तरह की जाएगी, एनडीटीएल बराबर जीडीटीएल माइनस धन निकासी। जीडीटीएल 50 करोड़, धन निकासी 10 करोड़, तो एनडीटीएल हो गया 40 करोड़ रुपए। हम लोग आगे देखते हैं। एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बताए थे जीडीटीएल का फुल फॉर्म होता है, आप लोग लिख लें, ग्रॉस, GROSS ग्रॉस, उसके बाद डिमांड टाइम लायबिलिटी, ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटी यानी सकल मांग सावधि देयता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं CRR की तरफ, यानी कैश रिजर्व रेशियो। CRR एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात होता है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास जमा रखता है। वर्तमान में यह 4% है, यानी CRR 4% है। आरबीआई CRR पर कोई ब्याज नहीं देता है। आप लोग 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। अनिवार्य रूप से किसके पास, आरबीआई के पास जमा रहता है। यह 4% है वर्तमान में। आप लोग करंट से रिलेटेड रहेंगे तो पता चलता रहेगा वर्तमान में CRR क्या है। और CRR पर जो है आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है। आप लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। यदि एनडीटीएल 100 करोड़ है, एनडीटीएल गणना क्या आता है, जीडीटीएल माइनस ब्याज। CRR 4% है, तो CRR बराबर क्या होगा, 100 × 4% यानी 4 करोड़। आरबीआई इस पर कोई भी ब्याज नहीं देता है। आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं देता है। आगे देखते हैं CRR का क्या उद्देश्य है। CRR जो है बैंक में, CRR का उद्देश्य, ये जो है बैंक में बैंक रन की स्थिति होने पर CRR का उपयोग किया जाता है, जब एक साथ कई जमाधारक बैंक से धन निकासी के लिए पहुंच जाते हैं। अब बैंक रन की स्थिति क्या है, जैसे आप लोग बैंक में जाते होंगे, भीड़ रहता है और पैसा निकासी ज़्यादा हो रहा है जबकि पैसा जमा कम किया जा रहा है। जिसको आप लोग जैसे जाते हैं तो आपको पर्चा मिलता होगा जमा करने के लिए और एक निकासी के। जब निकासी ज़्यादा होने लगता है तो बैंक रन की स्थिति हो जाती है, तब क्या होता है, उस समय CRR का उपयोग किया जाता है। दूसरा है CRR का उद्देश्य क्या है, तरलता को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा, बैंकों की साख सृजन क्षमता को नियंत्रित करने के लिए। यदि पैसा बैंक में रहेगा नहीं, आम लोग निकाल लेंगे पैसा, अगर CRR का उपयोग नहीं होगा तो बैंक साख सृजन क्षमता में कमी आएगी, बैंक अपना ब्रांच नहीं बना पाएगा, जिससे आम लोगों तक बैंक की पहुंच नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। CRR जो है एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत होता है जिसे बैंक आरबीआई में अनिवार्य रूप से रखते हैं। आरबीआई इस पर CRR पर जो है
कोई भी ब्याज बैंकों को नहीं देता है, ठीक है, किंतु बैंकों को अपने जमा धारकों को ब्याज चुकाना होता है, इसलिए सीआरआर बैंकों का लागत होता है। सीआरआर बैंकों का लागत हो जाता है, जिससे बैंक उधार के ब्याज दर की गणना में लागत के रूप में शामिल करता है, लागत के रूप में शामिल करता है। सीआरआर की अधिकतम सीमा क्या है? 15% है, 15%, जबकि न्यूनतम सीमा 3% है। 2016 में संविधान संशोधन करके सुनिश्चित किया गया कि अब सीआरआर पर कोई अधिकतम और न्यूनतम सीमा लागू नहीं होगी। न्यूनतम 0 भी किया जा सकता है, अधिकतम 100 भी किया जा सकता है। यानी सीआरआर जो है, जो पहले बताया गया था, अधिकतम 15% और न्यूनतम 3%, अब जो है 2006 में संशोधन करके जो 3% था मिनिमम, उसको 0 कर दिया गया। जो 15% अधिकतम था उसको अधिकतम 100 कर दिया गया। 100% तक भी सीआरआर दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मुख्य बिंदु है, इससे पीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको बड़े ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। आरबीआई अगर सीआरआर दर में वृद्धि करता है तो क्या होगा? पहली बात, बैंक के साख सृजन क्षमता में कमी आएगी। सीआरआर क्यों बढ़ेगा? आरबीआई क्योंकि सीआरआर दर में वृद्धि करेगा, क्योंकि आरबीआई सीआरआर पर बैंक को कोई ब्याज देता नहीं है, तो बैंक साख सृजन क्षमता में ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी, ठीक है। बाजार में तरलता कम होगा, बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। मुद्रा की आपूर्ति जो है कम होगी, बाजार में पैसा नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपूर्ति कम रहेगा। बैंकों के उधार के ब्याज दर में वृद्धि होगा, यानी कि लोन महंगा हो जाएगा, और मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए सीआरआर दर में वृद्धि किया जाता है। ये एग्जाम्पल आपको पहले भी समझा चुके हैं, ऊपर भी, आप लोग एक बार फिर से देख लें, वीडियो लंबा ना किया जाएगा। बैंकों की साख सृजन क्षमता अगर 96 करोड़ है, ये एग्जाम्पल समझने वाला है, और सीआरआर में 10% वृद्धि की जाती है, तब सीआरआर 10 करोड़, ठीक है, बैंक साख सृजन क्षमता 90 करोड़ हो जाएगी। कैसे? 96 सीआरआर निकालने के लिए अब गणना किया गया, ऊपर आप लोग देख लेंगे। ये इतना मैथमेटिक्स किया जाएगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। हम लोग जो प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड पॉइंट्स है उसको पहले देख लेते हैं। अगर आरबीआई सीआरआर दर को कम करता है तो क्या होगा? सीआरआर दर कम हो जाएगा, ऐसे भी बैंक क्रेडिट देती नहीं, ठीक है, तो बैंक साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी। इतना जान लीजिए आप, कोई भी चाहे रेपो दर आपको पढ़ाया जाएगा कि या रिवर्स रेपो पढ़ाया जाएगा, उसमें जब वृद्धि होगा तो कोई ऑटोमेटिकली कम होगा, कुछ ही पॉइंट होगा जिसमें अनचेंज रहेगा। देख लेते हैं। बैंक के साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी, बाजार में तरलता बढ़ेगी, सीआरआर दर जो कम होगा, तरलता में वृद्धि, लोग लोन लेंगे, लोगों के पास पैसों की पहुंच होगी। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, यानी पैसों तक लोगों की पहुंच होगी। बैंकों के उधार के ब्याज दर में कमी, यानी लोन दर में कमी आ जाएगी, जिससे लोग लोन लेंगे, आम लोगों तक पैसा पहुंचेगा। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, एसएलआर, यानी सांविधिक तरलता अनुपात। इसे वैधानिक तरलता अनुपात भी कहा जाता है। और एसएलआर जिससे कि लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग लिख लेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। यह जो है एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जो बैंक अपने पास अनिवार्य रूप से रखता है। वर्तमान में यह 18% है। एसएलआर को बैंक 3 रूप में रख सकता है। एसएलआर को बैंक जो है 3 रूप में रख सकता है। कैसे? पहला है गोल्ड के रूप में, दूसरा है करेंसी, तीसरा बॉन्ड, यानी पहला है सोना, दूसरा नगद के रूप में यानी कैश के रूप में, तीसरा है सरकारी प्रतिभूति यानी गवर्नमेंटल बॉन्ड या डिवेंचर के रूप में। इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। बैंक उपर्युक्त में से किसी भी रूप में एसएलआर को रख सकता है, चाहे वो सोना के रूप में हो, नगद के रूप में है, या गवर्नमेंट के बॉन्ड के रूप में हो। अधिकांश बैंक अपने एसएलआर को सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बैंकों को ब्याज भी प्राप्त होता है। इस प्रकार एसएलआर के माध्यम से सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है बैंकों से एसएलआर की सीमा तक उधार ले सकते हैं, जिस पर सरकार को बैंकों को उधार भी चुकाना होता है। आगे देखते हैं सरकारी प्रतिभूति, हम लोग जानेंगे सरकारी प्रतिभूति।
पहले वीडियो में बताया था कि बॉन्ड या डिबेंचर के बारे में आपको बताया जाएगा। सरकारी प्रतिभूति क्या होता है? वह प्रतिभूति जो सरकार कौन, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है। सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से सरकार उधार लेती है। यह सरकार के उधार में गारंटी का काम करता है। सरकारी प्रतिभूति दो प्रकार का होता है। सरकारी प्रतिभूति दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला सरकारी प्रतिभूति कौन सा है? देखते हैं, अल्पकालिक यानी 1 वर्ष से कम, 365 दिन से कम। ये हो गया 1 वर्ष से ज़्यादा यानी 365 दिन से ज़्यादा। यह दिनों में भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आप लोग इससे घबराएंगे नहीं। केंद्र सरकार जो है कोष पत्र, उसी को कहा जाता है। कोष पत्र को आपको पढ़ाया गया था या फिर आगे बताएंगे। ट्रेजरी बिल 91 दिन का, 182 दिन का, 364 दिन, आपको बता दिया गया पिछले वीडियो में। दीर्घकालिक क्या होता है? सरकारी बॉन्ड के रूप में होता है। ठीक है, देखते हैं आप। राज्य सरकार जो है इसके राज्य सरकार की प्रतिभूति होती है, राज्य सरकार। ठीक है, SLR की ऊपरी सीमा पहले 40% था, जबकि न्यूनतम सीमा जो था 25% था। 2006 में संशोधन करके न्यूनतम और अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। आपको बता चुके हैं ऊपर। न्यूनतम 0 कर दिया गया, अधिकतम 100% कर दिया गया। अब देखते हैं हम लोग SLR का उद्देश्य। SLR का क्या उद्देश्य है? तरलता को नियंत्रित करता है, बैंकों के साख सृजन क्षमता को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये सब पीटी के इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे आप लोग तो बेहतर होगा। अगर RBI SLR में वृद्धि करता है तो बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आएगी। ठीक है, SLR क्या है आपको समझा चुके हैं। बैंकों के बाजार में तरलता में कमी आएगी, यानी तरलता मतलब आप समझ लीजिए पैसा नहीं होगा, पैसा में कमी आएगा बाजार में। मुद्रा के आपूर्ति में कमी आएगी। बैंकों के उधार के ब्याज दर में वृद्धि होगा, यानी लोन महंगा हो जाएगा। लोन जो ही महंगा होगा तो लोग लोन लेंगे नहीं, ऑटोमेटिक मुद्रा होगा नहीं, बाजार में पैसा आएगा नहीं। जब लोगों के पास पैसा रहेंगे नहीं तो आएंगे कहाँ से? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए SLR में वृद्धि किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगर RBI SLR में कमी करता है तो क्या होगा? ऑटोमेटिक आपको समझा दिया गया है। कुछ एक पॉइंट होती है जो कम होता है, बाकी बात इसके विपरीत हो जाता है। जैसे कमी हुआ, SLR में कमी हुआ, बैंक के साख सृजन क्षमता में वृद्धि हो गई, बाजार में तरलता में वृद्धि हो गया, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो गया, लोन सस्ता हो गया। आप यहाँ समझ सकते हैं, लोन सस्ता होगा तो लोग लोन लेंगे तो बाज़ार में खरीदने जाएंगे सामान, बाज़ार में सामान खरीदने जाएंगे तो फिर से बाज़ार में पैसा आ जाएगा, फिर वही बैंक में जाएगा तो फिर लोग लोन लेंगे, इसी तरह लोन सस्ता, ये जो है चक्र चलता रहेगा। ठीक है, और ये जो है मुद्रा अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये बॉक्स को आप समझने की कोशिश करेंगे। 100 बेसिस पॉइंट जो 1%, तो 25 बेसिस पॉइंट होगा 0.25% और 50 बेसिस पॉइंट होगा 0.5%। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा बैंक दर। ठीक है, हम देखते हैं बैंक दर। आखिरकार बैंक दर है क्या? बैंक दर वह दर है जिस पर RBI बैंक को दीर्घकालिक ऋण देता है। दीर्घकालिक ऋण यानी एक वर्ष से अधिक, आपको ऊपर बता चुके हैं, यानी 90 दिन से ज़्यादा दीर्घकालिक ऋण। यहाँ पर 90 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, RBI 2 प्रकार का ऋण बैंकों को देता है। RBI 2 प्रकार का ऋण बैंकों को देता है। किस तरह से आप लोग देख लेते हैं। आप लोग RBI जो है बैंकों को ऋण दे रहा है। ठीक है, पहला अल्पकालिक ऋण 90 दिन से कम, दीर्घकालिक ऋण 90 दिन से ज़्यादा। यदि ऋण अल्पकालिक होगा तो उस पर रेपो रेट लगेगा। अगर ऋण 90 दिन से ज़्यादा होगा तो बैंक दर पर ऋण दिया जाएगा। रेपो दर क्या है, बैंक दर क्या है? बैंक दर आपको समझा दिया गया है, रेपो दर आगे अब बताया ही जाएगा। वर्तमान में बैंक दर 4.25% है। अगर RBI जो है बैंक दर में वृद्धि करता है तो क्या होगा,
ये पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। बैंक दर में वृद्धि करता है तो बैंक की साख सृजन क्षमता में कमी आएगी। ऑटोमेटिक आपको बता दिया जाएगा जब वृद्धि होगा तो कुछ एक पॉइंट है अनचेंज रहेंगे, बाकी सब विपरीत हो जाता है। बैंक दर में वृद्धि होगा, लोग लोन लेंगे नहीं। देख लीजिए ना, बैंकों के उधार के ब्याज दर में वृद्धि, यानी लोन महंगा हो जाएगा, लोग लोन लेंगे नहीं, महंगा होगा तो ब्याज कहाँ से चुका पाएंगे। ज्यों ही लोग लोन नहीं लेंगे, बाज़ार में तरलता में कमी आ जाएगी, बाज़ार में सामान खरीदेंगे नहीं, बाज़ार में सामान खरीदेंगे नहीं। अगर आप बाज़ार में जाएंगे, कुछ सामान मार्केट में लेंगे तो वो लोग भी तो बैंक में जमा करेंगे, बैंक में फिर पैसा रहेगा नहीं, तो बैंक साख सृजन करेगा कहाँ से करेगा, बैंक के पास तो पैसा है नहीं। उसके बाद क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति में ऑटोमेटिक जानते हैं कमी ही हो जाएगा। और ये जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये जो है आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, देख लेते हैं इसको। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग गौर से देखें। अगर आरबीआई बैंक दर में कमी करता है तो सब कुछ वैसे ही अनचेंज्ड, फिर वही हाल। बैंक दर में कमी होगा तो लोग क्या करेंगे, लोन सस्ता होगा, लोग लोन लेंगे तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, लोग बाज़ार में जाएंगे, सामान खरीदेंगे, फिर वो जो व्यापारी हैं अपना पैसा बैंक में जमा करेंगे, बैंक के पास फिर पैसा आ जाएगा। ये क्या, यहाँ पे आप लोग एक बार और आपको रिवीजन के लिए बता दें, जब बैंक लोन देती है तो क्या होता है, उसकी देयता होती है या फिर जमा होता है, कमेंट करिए आप लोग। अब स्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर में कमी की जाती है। बैंक दर को पुनर्कटौती या पुनर्बट्टा दर भी कहा जाता है, यानी कौन सा, डिस्काउंटिंग रेट, यानी पुनर्कटौती या पुनर्बट्टा दर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। व्यापारी के 100 रुपये के बिल पर पहले बैंक बट्टा करता है। ठीक है, जैसे व्यापारी है 100 रुपये उधार लिया तो बैंक बट्टा करता है कि हम तुमको 80 रुपये देंगे। ठीक है, और फिर उसी बिल पर दोबारा आरबीआई बट्टा करता है कि 100 रुपये का है, हम तुम्हें 90 रुपये देंगे। ठीक है, तो पुनर्बट्टा कटौती होता है, आरबीआई द्वारा पुनर्बट्टा या पुनर्कटौती इसी माध्यम से करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखें, 100 रुपये उधार लिया, ठीक है, 3 महीने के लिए, ये बोलता है कि तुम 100 रुपये उधार लोगे, हम 80 रुपये देंगे, लेकिन उधार रहेगा 100 रुपये का। फिर आरबीआई बोलता है बैंक को, नहीं, हम तुमको 100 रुपये का उधार 100 रुपये का उधार तो देंगे, लेकिन देंगे तुमको 90 रुपये। तो यहाँ पे कुल मिलाकर वही हाल हो गया, जब व्यापारी से बैंक लेता है, बैंक उधार देता है 100 रुपये का, लेकिन कैश के रूप में 80 रुपये देता है। उसी तरह आरबीआई से जब बैंक उधार लेता है तो देता है 90 रुपये, लेकिन जो बिलिंग करता है कि 100 रुपये का उधार हम देते हैं। इसी तरह पुनर्बट्टा होता है। समझ गए हैं आप लोग अच्छे से? अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, आरबीआई जो है उधार देता है, यहाँ पे देखते हैं, आरबीआई जो उधार देता है बैंक को, ठीक है, बैंक उधार देता है कस्टमर को। ठीक, अगर आरबीआई उधार दीर्घकालिक रूप में देता है, आरबीआई दीर्घकालिक उधार देता है, दीर्घकालिक उधार यानी 90 दिन से अधिक, अल्पकालिक यानी 90 दिन से कम। तो अगर अल्पकालिक उधार देगा तो रेपो दर पर देगा, उस समय का जो रेपो रेट चल रहा होगा उस पर बैंक उधार देगा, आरबीआई उधार देगा बैंक को। अगर आरबीआई दीर्घकालिक उधार देता है बैंक को तो बैंक दर पर देगा। ठीक है, अगर उसके बाद देखिए मामला यहाँ बनता है, बैंक जो है कस्टमर को उधार देगा यानी ब्याज देगा एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पर, बाय बेंचमार्क दर, यानी कि जो जमा करेगा उसका अलग ब्याज और उधार जो देगा उसका अलग ब्याज बैंक देता है। ठीक है, आप लोग को अभी जो देख पा रहे होंगे, बैंक के दो मुख्य कार्य होते हैं। क्या क्या होता है? जमा स्वीकार करता है और उधार देता है, बैंक का ये दोनों कार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक जो है अपनी जमा पर ब्याज का निर्धारण स्वयं करता है, ब्याज का निर्धारण बैंक जो है स्वयं करता है, जबकि 2011 से पहले बैंक की जमा पर ब्याज का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता था। अब जो है कुछ नीतियां बनाई गई हैं जिसको हम लोग देखते हैं। बैंक के उधार पर ब्याज दर क्या होना चाहिए,
कैसे निर्धारित होता है इसको देखते हैं। 1994 से पहले बैंकों के उधार के ब्याज का दर निर्धारण आरबीआई करता था। 1994 से पहले जो है बैंक जो उधार देती थी कस्टमर को, उसका निर्धारण जो है आरबीआई द्वारा किया जाता था, आपको कितना % पर आम लोगों को उधार देना है। 1994 में आरबीआई ने उधार के लिए पीएलआर दर को शुरू किया, यानी पीएलआर क्या है, प्राइम लेंडिंग रेट, प्रधान उधार दर। इसे बेंचमार्क उधार दर भी कहा जाता है, आपको बताया गया। ठीक है, ये दर था। इसमें बैंकों को दिशा निर्देश दिया गया कि वे उधार लेने वाले ग्राहकों को 2 श्रेणी बनाएं। एक श्रेणी जो था विश्वसनीय ग्राहक और दूसरा था गैर विश्वसनीय ग्राहक। विश्वसनीय ग्राहक को बैंक पीएलआर दर से कम पर भी उधार दे सकता था, जबकि गैर विश्वसनीय ग्राहक को बैंक पीएलआर दर से अधिक दर पर ब्याज दे सकता है। यानी कि जो ग्राहक बैंक के चुनिंदा थे, जिन पर बैंक के मैनेजर ही कहा जाए, बैंक नाम ही है, मैनेजर को विश्वास हो, आम भाषा में बोला जाए, उनको जो है कम रेट पर, और जो आम लोग थे उनको ज़्यादा रेट पर दे सकती थी। ठीक है, तो हुआ क्या, पीएलआर प्रणाली में बैंकों द्वारा पारदर्शिता में कमी रखी गई। ठीक है, विशेषकर विश्वसनीय और गैर विश्वसनीय ग्राहक का विभाजन के रूप कर दिया गया। इसलिए वर्ष 2010 में आरबीआई ने पीएलआर दर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 2 बात यहाँ पे बनता है, आप लोग देखेंगे। पीएलआर जो है शुरू कब किया गया, 1994 में। पीएलआर का अंत कब हुआ, 2010 में। और उसके स्थान पर आधार दर प्रणाली यानी बेस रेट सिस्टम, आधार दर प्रणाली लागू की गई, यानी शुरुआत की गई। ठीक है, आधार दर प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई ने यह सुनिश्चित किया कि अब कोई भी बैंक उधार दर से कम ब्याज पर ऋण नहीं दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आधार दर निर्धारित किया गया है उससे कम रेट पर कोई भी बैंक जो, मतलब कि यहाँ पर बैंक भी 2 प्रकार का आपको बताया गया, व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक, उसके बाद भी और सारे बैंकों के प्रकार आपको आगे बताएंगे, उधार नहीं दे सकते, ऋण नहीं दे सकता है। आरबीआई ने आधार दर की गणना के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला अपनाया, जिसमें 4 घटक को शामिल किया। आधार दर कैसे निर्धारित किया जाएगा, इसके लिए 4 घटक शामिल किए गए। ये घटक कौन कौन से, मतलब इसका माध्यम क्या होना चाहिए। पहला है परिचालन लागत यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी बैंक का जो है परिचालन में कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, दूसरा है लाभ मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, यानी बैंक का अनुमानित लाभ, बैंक का इसमें कितना लाभ हो रहा है, इसका अनुमान भी लगाया जाना है। तीसरा है सीआरआर लागत यानी नेगेटिव कैरी। सीआरआर लागत यानी कि आपको सीआरआर पढ़ाया ही गया है, आगे आप लोग जानते हैं सीआरआर पर कोई आरबीआई कोई इंटरेस्ट देती नहीं है, तो इसमें ये बैंक का लागत ही होता है। कोषों की लागत यानी कॉस्ट ऑफ फंड्स, ये 4 पॉइंट्स है जिस पर आधार दर को निर्धारित किया जाता है। परिचालन लागत क्या हुआ, बैंकों के परिचालन में होने वाला खर्च। सीआरआर लागत, इसे आरबीआई के पास बैंक रखता है, जिस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता, आपको बता चुके हैं अभी भी। कोषों की लागत, बैंक 2 प्रकार से कोष प्राप्त करता है, पहला ग्राहक के रूप में, दूसरा आरबीआई से उधार के रूप में। ठीक है, इन दोनों कोषों पर बैंकों को ब्याज चुकाना होता है, यानी ग्राहकों से जमा लिया, हम लोग जमा किए बैंक में, तो उस पर भी बैंक ब्याज देता है। और बैंक के कोषों की लागत, इस प्रकार इन 4 घटकों के द्वारा आधार दर की गणना की जाती है, और आरबीआई से जो उधार लेता है उस पर भी बैंक को ब्याज चुकाना ही होता है। वर्ष 2015-16 के आर्थिक सर्वे में यह उल्लेख किया गया कि भारत में मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण नहीं हो रहा है, अर्थात अपूर्ण संचरण हो रहा है। जब आरबीआई द्वारा घटाए गए ब्याज दर का लाभ बैंक भी अपने उधार के ब्याज दर को घटाकर ग्राहकों को दे, तो उसे मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण कहा जाता है, यानी कंप्लीट ट्रांसमिशन। ठीक है, अब मामला है कि इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन। ठीक है, जैसे देखते हैं, आरबीआई जो है ब्याज दर कम किया, देखते जाइएगा आप लोग, तो क्या करेगी, बैंक भी ब्याज दर कम कर दी, तो ग्राहकों को ऋण सस्ता मिलेगा। मान लिया जाए कि आरबीआई ऋण का दर अभी 4% की है, अब पहले था 4.5%, तो बैंक भी क्या किया, 4.5% से 4% कर दिया। पहले लोग 4.5% में ऋण लेते थे, अब 4% मिल गया, तो ग्राहक को ऋण सस्ता मिल जाएगा। इसी
के तहत मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचरण, आरबीआई द्वारा घटाए गए ब्याज दर का लाभ बैंक अगर सस्ते ऋण के रूप में ग्राहक को नहीं दे पाते हैं तो मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचरण होता है। ठीक है, अब मामला दूसरा बनता है। दूसरा मामला ये है कि अगर, जैसे पहला एग्जांपल हम लोग समझे थे, अगर ब्याज दर 4.5% था, बैंक आरबीआई जो है बैंकों को 4% पर अब ब्याज देने लगी। बैंक 4.5% था, 4.5% रहने दी, कम नहीं की। ग्राहक को जो अब ब्याज 4% पर मिलना चाहिए था वो अभी भी 4.5% पर मिल रहा है, यानी कि ऋण अभी भी महंगा है। तो वर्ष 2016 में आरबीआई ने आधार दर के स्थान पर एमसीएलआर को शुरू किया। अब आधार दर 2010 में शुरू किया गया था, उसके स्थान पर एमसीएलआर यानी जो बेस रेट था उसके स्थान पर एमसीएलआर को शुरू किया गया। इसके तहत जो है क्या किया गया, आरबीआई ने सुनिश्चित किया कि बैंक अपने जमा पर बैंक दर को परिवर्तित नहीं करेगा, अपने जमा पर जो है ब्याज दर को परिवर्तित नहीं करेगा, बल्कि उन कोषों के ब्याज दर में परिवर्तन करेगा जिसे आरबीआई से उधार लेगा। कहने का मतलब ये हुआ, आप लोग इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, अगर बैंक जो है कोष है, किसी कोष पर ब्याज लेता है, आरबीआई को उधार देगा तो यह ब्याज परिवर्तित कर सकता है, और जमा करेगा तो यह ब्याज अपरिवर्तित रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। समझ गए आप लोग। इसका कारण यह है कि बाजार में सरकार की लघु बचत योजना जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ इत्यादि पर सरकार अधिक ब्याज दर देती है। अगर बैंक अपने जमा के दर को घटाते हैं तो ग्राहक बैंक के स्थान पर सरकार की लघु बचत योजनाओं में निवेश करना शुरू कर देते हैं, जिससे बैंकों को कम जमा प्राप्त होता है और उनके उधार देने की क्षमता घट जाती है। समझ गए आप लोग, भाषाओं में भी। इस प्रकार एमसीएलआर के द्वारा आरबीआई बैंकों के उधार दर में कुछ परिवर्तन करके ग्राहकों को लाभ देना चाहता है। कैसे लाभ देगा? ऋण सस्ता कर देगा, जिससे मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण होगा। आपको बताया ना ऊपर, अगर बैंक रेट 4.5% आरबीआई कर दे और आरबीआई पहले 5% हो, अब 4.5% किया है, तो बैंक भी 4.5% में लोग को ऋण देने लगेगा। जो लोग 5% पर पहले ऋण लेते थे अब 4.5% में लेंगे, तो क्या होगा? मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण होगा, लोग मुद्रा यानी लोन लेने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार जो है एमसीएलआर ब्याज दर आधार दर की तुलना में अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत था, जिससे बैंक और ग्राहक दोनों को ही लाभ प्राप्त होता था। बैंक और ग्राहक दोनों को लाभ प्राप्त होता था। एमसीएलआर को लागू करने के बाद भी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का पूर्ण संचरण नहीं हो पाया। इसके लिए 2018 में आरबीआई ने जनक राज समिति का गठन किया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 2019 में सौंपी। उन्होंने मौद्रिक नीति को अपूर्ण संचरण के कारण बताए कि मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचरण क्यों हो रहा है। तब ये कारण क्या बताया था जनक राज समिति ने, ये देखते हैं हम लोग। ये दो कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण तो उन्होंने बताया कि आरबीआई द्वारा घटाए गए ब्याज दर के बावजूद बैंक तुरंत एमसीएलआर की गणना नहीं करता है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि बैंक अपने उधार के ब्याज दर को कम करने में आरबीआई की तुलना में अधिक लंबा समय लेता है। ठीक है, और ये कारण बताने के बाद जनक राज समिति ने सुझाव दिया कि एमसीएलआर के स्थान पर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जिसको बंद कर दिया गया था उसको फिर से शुरू किया जाए। इसके लिए जनक राज ने पहले इंटरनल बेंचमार्क रेट को समझाया कि इंटरनल बेंचमार्क दर जो है जिसका निर्धारण बैंक स्वयं करते थे, जैसे पीएलआर, आधार दर, एमसीएलआर इत्यादि जो पहले आपको बताएं अभी, जबकि एक्सटर्नल बेंचमार्क दर को निम्नलिखित दर से जोड़ा जाएगा। अब ये दर क्या क्या है? पहला है रेपो दर, दूसरा 91 दिन का कोष पत्र ट्रेजरी बिल जो आपको बताया गया था, तीसरा है 182 दिन का कोष पत्र, चौथा है एफवीआईएल द्वारा निर्धारित। ठीक है, अब ये नहीं कि चारों के चारों होना चाहिए, इनमें से कोई एक ही होना चाहिए जिसके माध्यम से बेंचमार्क यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो है उसको निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता था एफबीआईएल। एफबीआईएल क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। यह है फाइनेंशियल बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। 3 संस्थानों द्वारा की गई थी। कितने द्वारा? 3 संस्था। 3 संस्था कौन कौन सी थी ये भी देख लेते हैं। ये 3 संस्था ये तीनों थी, एफबीआईएल,
इसका जो गठन किया गया था 3 संस्था के द्वारा। पहला IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन, दूसरा है FEDA, FEDA, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन, तीसरा है FIMMDA, यानी फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो मुख्य कार्य है शेयर बाजार के प्राथमिक बाजार में प्रपत्रों के ब्याज दर का निर्धारण, जैसे वाणिज्यिक प्रपत्र इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक, खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत जो है RBI सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करता है, सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में RBI द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था से मुद्रा को निकालना, तथा प्रतिभूति के क्रय का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा को डालना। ठीक है, यदि RBI बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय खुले तौर पर करे तो बाजार में तरलता का संकुचन हो जाता है, और प्रतिभूतियों का क्रय करे तो बाजार में तरलता का प्रसार होता है, यानी कि मनी एक तरह से छेड़ दिया जाता है बाजार में, पैसों की कमी नहीं होगी, मनी ज़्यादा होगा। और ये जो है साख नियंत्रण के उद्देश्य से ओपन मार्केट की क्रियाओं की नीति बैंक दर की नीति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिए केंद्रीय बैंक किसी दूसरे बैंक के सहयोग पर निर्भर नहीं रहता है। ओपन मार्केट में जो क्रिया होता है उसे तरलताओं का रेपो दर की तुलना में दीर्घकालिक समायोजन होता है। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं जैसे ई-कुबेर है। ई-कुबेर जो है RBI का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, जिसके माध्यम से RBI सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार में क्रय विक्रय करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ई-कुबेर कैसे काम करता है। जैसे जनता द्वारा बैंक में जैसे पैसा जमा हुआ, ठीक है, तो मार्केट से पैसा आ गया बैंक में आया तो क्या हुआ, मार्केट में तरलता में कमी हो गई। ठीक है, जनता द्वारा बैंक से ऋण, यानी कि पैसा लोग बैंक से ऋण लिया तो मार्केट में पैसा आया, तो यानी तरलता में वृद्धि। सरकार द्वारा RBI से उधार, तरलता में वृद्धि, सब्सिडी तथा योजनाओं, जैसे कोई गवर्नमेंट अपना प्रतिभूति जमा करके RBI से उधार लेती है और किसी फंड के द्वारा सब्सिडी या फिर कोई योजना, किसी के भी एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, किसान सम्मान निधि की योजना के तहत सरकार अभी वर्तमान में किसानों को 6,000 रुपये सालाना देती है। इसके लिए आप मान के चलो एग्जाम्पल ही लेते हैं कि सरकार प्रतिभूति जमा करके और RBI से उधार ले ली और किसानों को पैसा दे दी, तो इससे क्या हुआ, तरलता में वृद्धि हुई। ठीक है, अगला पॉइंट है सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूति का विक्रय। ठीक है, सरकार जो है सरकारी प्रतिभूति का जो विक्रय RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूति का विक्रय, RBI जो है सरकारी प्रतिभूति का विक्रय करेगी, मार्केट में पैसा कमी है, क्यों कमी आएगी, सरकार पैसा चुकाएगी, सरकार के पास पैसा रहेगा नहीं, RBI के पास चला जाएगा, तरलता में ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। अगला पॉइंट है सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूति का क्रिया, RBI द्वारा, बार बार गलती हो रहा है, RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूति का क्रिया, यहाँ भी बताया गया, यहाँ भी वही बात है। सरकारी प्रतिभूति को RBI खरीदेगा, पैसा देगा सरकार को, सरकार क्या करेगी, माध्यम सब्सिडी, योजना, अन्य माध्यमों से मार्केट में पैसा देगी, तरलता में वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये समझने वाली बात है। RBI जो है सरकारी प्रतिभूति का क्रय करती है तो और विक्रय करती है तो क्या क्या होगा। क्रय करती है तो तरलता में वृद्धि, RBI सरकारी प्रतिभूति को क्रय करेगी सरकार से, ज्यों ही क्रय करेगी तो प्रतिभूति रखेगी अपने पास, यानी कि बॉन्ड डिवेंचर जो है अपने पास रखेगी, सरकार को पैसा देगी सरकार, वही बात किसी भी योजना सब्सिडी के माध्यम से पैसा आम लोगों तक पहुंच बनेगी, क्या होगा, तरलता में वृद्धि होगा। जब तरलता में वृद्धि होगा लोग बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक में जो ही पैसा जमा हुआ बैंक के पास पैसा बहुत सारा हो गया, क्या करेगा, साख सीजन में अपना शाखा खोलेगा, अरे हमारे पास इतना पैसा आ गया, हम यहाँ से नहीं अब यहाँ पे ब्रांच अपना खोलेंगे, उनके पास पैसा है, फिर वो लोग आम लोगों में क्या करेगी, ब्याज देगी, ब्याज दर में ऑटोमेटिक कमी हो जाएगा, फिर क्या हुआ, सस्ती मौद्रिक नीति, ये किस लिए किया था, अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए। ठीक इसी का उल्टा मामला, जो सरकारी प्रतिभूति का RBI विक्रय करती है, जो विक्रय करेगी पैसा लेगी बैंक या सरकार से, तो क्या होगा, तरलता में, अगर बैंक भी सरकारी प्रतिभूति को खरीद रखी है RBI के माध्यम से, तो फिर अगर वो बेचेगी RBI तो उसको पैसा देगी, बैंक के पास पैसा रहेगा नहीं, बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, साख सीजन होगा कहाँ से भैया, हमारे पास पैसा ही तो नहीं है,
आगे है ब्याज दर में क्या होगा, वृद्धि, बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, ब्याज दर में वृद्धि करेगा। ये है जो महंगी मौद्रिक नीति है और यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है। ठीक, बात सही है। ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, ये पॉइंट के माध्यम से यूपीएससी और अब अन्य एग्जाम में भी, जैसे यूपीपीसीएस वगैरह एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं ये पॉइंट्स। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, ये भी सही। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए करता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। साथियों ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और अन्य कई सारे मामला हैं जिसको हम देखेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना ही है। धन्यवाद।